आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मिशन 25 पर मंथन से जुड़ी खबर से। मिशन 25 को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी के सभी सातों के मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में मोर्चों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधने की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। इस बड़ी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश महामंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा मोर्चों के प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में सभी मोर्चों को अलग अलग टास्क दिए जा रहे हैं। तो 7 मोर्चे जिन्हें अलग अलग टास्क दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर खास रणनीति तैयार की जा रही है। उन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में उतरेगी और उनके दम पर जीत हासिल करेगी। साथ ही साथ विपक्ष को किस तरीके से घेरना, इस पर भी लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। और बीजेपी ऑफिस से इस वक्त सीधे सहयोगी रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, बैठक जारी, किन बातों को लेकर चर्चा चल रही है इस वक्त? प्रियंका, देखिए, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर मिशन 25 को लेकर ये जो अहम बैठक कही जा सकती है। बीजेपी जो संगठन है पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें सह प्रभारी विजया राहटकर इसमें मौजूद हैं। बीजेपी की जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मुकेश दादी से इसके अंदर मौजूद हैं। साथ ही साथ में जो सातों जो कहा जा सकता है कि चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, SC/ST मोर्चा हो, तमाम जो मोर्चे हैं और उसके जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की रणनीति रहने वाली है उसको लेकर विस्तृत यहाँ पर चर्चा की जा रही है। जो तमाम जो मोर्चे हैं इन्हें टास्क दिया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो संगठन है वो अपनी तमाम जो काम है, जो तैयारी है, होमवर्क है, उसमें जुट चुका है प्रियंका। और ये देखी जा सकती है कि किस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो सीपी जोशी की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है, सभी मोर्चों को एक साथ कहा जा सकता है कि एक जो ये अहम मीटिंग है इसके बाद में टास्क दिया जाएगा। कल जिस तरीके से देखा गया है कि जो दीवार लेखन जो अभियान है जिसकी 2 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शुरुआत की थी, उसको किस तरीके से धरातल तक पहुंचाना है, वार्ड मोहल्ले गली तक पहुंचाना है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि इस बार 400 पार, तो ऐसे में राजस्थान की उन 25 सीटों के ऊपर बहुमत के साथ जीत दर्ज की जाए। तीसरी बार भी कहा जा सकता है कि एक राजस्थान बीजेपी संगठन के लिए बड़ी चुनौती है, बड़ी जिम्मेदारी है कि जो मैंडेट जो है वो भरपूर यहां पर दिया जाए। लोकसभा चुनाव के अंदर जो राजस्थान की 25 के 25 सीटें हैं उनके अंदर जीत दर्ज की जाए। इसी को लेकर कहा जा सकता है कि आज ये जो बैठक है इसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तमाम कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र यहां पर दे रहे हैं। ये बैठक बताया जा रहा है कि करीब अभी जो 1 से 2 घंटे तक यहां पर चल सकती है। लंच की यहां पर व्यवस्था की गई है और पूरे प्रदेश भर से इसमें जो पदाधिकारी हैं, जिसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो वो यहां पर इस बैठक में प्रियंका शामिल हुए हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ी बैठक जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति तैयार की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका रोशन तमाम जानकारियों के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को 8 क्लस्टर में बांटकर इनके क्लस्टर इंचार्ज तय कर दिए हैं। एक क्लस्टर में 4 और 7 में 3-3 लोकसभा सीटों को रखा गया है। इन क्लस्टर इंचार्जों की आज दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक में देश भर से आए क्लस्टर इंचार्ज शामिल है। इसमें राजस्थान का नंबर आने पर प्रदेश के 8 क्लस्टर इंचार्जों को उनके क्लस्टर के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको यह भी बता दें कि कौन है 8 क्लस्टर के प्रभारी। इनमें सतीश पूनिया शामिल हैं, राजेंद्र राठौड़ का नाम है, प्रभुलाल सैनी हैं, अरुण चतुर्वेदी हैं, नारायण पंचारिया, राजेंद्र गहलोत, जोगेश्वर गर्ग और प्रसन्न मेहता इंचार्ज बनाए गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात JJM घोटाले पर सबसे बड़ी कार्रवाई की करते हुए जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई शुरू की है। जयपुर, दिल्ली और गुजरात की 10 टीमों ने आज सुबह 6 बजे 5 लोगों के ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर कार्रवाई शुरू की। इनमें पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 घर, जलदाय विभाग के 2 ठेकेदारों और 2 अधिकारियों के ठिकाने भी शामिल हैं। राजधानी जयपुर में ही
ईडी 6 से ज्यादा ठिकानों पर रेड कर चुकी है और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। इसके अलावा गुजरात के बनासकांठा में भी कार्रवाई की जा रही है। तो एक और जहां जयपुर में कई अलग अलग 6 से ज्यादा ठिकाने जहां पर ईडी की टीम मौजूद है, तो वहीं गुजरात के बनासकांठा में भी छापेमार कार्रवाई जारी है। तो महाभ्रष्टाचार में कितने किरदार रहे, किन किन लोगों की संलिप्तता रही, कहां कहां भ्रष्टाचार किया गया, कैसे कैसे हुआ, इसी को लेकर लगातार जांच और पड़ताल की जा रही है। जीवन मिशन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में तीसरी बार छापे की कार्रवाई की है। इस वक्त हम डॉक्टर महेश जोशी पूर्व जलदाय मंत्री के घर के सामने खड़े हैं। पहले पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के सरकारी कार्यालय पर ईडी की रेड पड़ चुकी थी, लेकिन पहली बार उनके घर पर ईडी की टीमें पहुंची हैं। जल जीवन मिशन घोटाला यानी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो भाजपा के सांसद थे और अभी जो राज्य सरकार में भाजपा के मंत्री हैं, उनकी शिकायत पर ईडी ने ये जांच शुरू की थी। उसके बाद लगातार ईडी इस मामले में छापे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से पहले जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि ईडी, एसीबी या कोई भी जांच एजेंसी इसकी जांच कर ले, क्योंकि जो कामकाज होता है वो अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, इसमें इनकी कोई संलिप्तता नहीं है। लेकिन ईडी की टीम लगातार तीसरी बार दस्तक दे रही है। पहले विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की टीमें आई थी और अब लोकसभा चुनाव से पहले ईडी की टीमें यहां पर जांच में जुटी हैं। जिस तरीके से श्री गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी में जो ठेके देने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था और जो कामकाज हुआ वो बेहद घटिया क्वालिटी का था, क्योंकि एनजेजेएम की टीम ने भी इसकी जांच की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो जो स्टेट की एजेंसी है उसने भी इसकी जांच की थी। इस जांच में ये साबित हुआ है कि जो ठेकेदार को नियम विरुद्ध तरीके से भुगतान किया गया है। जो सरकारी फाइलें थी, एसीबी ने जो रिकॉर्ड खंगाला तो 177 एमबी फाइलें जो जलदाय विभाग की बेहद गोपनीय फाइलें मानी जाती हैं, वो एमबी फाइलें ठेकेदार के कार्यालय पर मिली। वो फाइलें कैसे पहुंची, कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त थे और किसके कहने पर यह पहुंची, जो पदमचंद जैन और महेश मित्तल जो ठेकेदार हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो जलदाय विभाग में उच्च पदों पर आसीन थे। उनकी मिलीभगत के बाद ये पूरी प्रोसेस जो है बताई जा रही है। लेकिन ईडी ने अब तीसरी बार कार्रवाई के बाद जिस तरीके से पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी पर शिकंजा कसा है, इसके साथ साथ इंजीनियर और ठेकेदार भी इस कार्रवाई में शामिल हैं। किस तरह की वित्तीय तो वहीं बांसवाड़ा जिले में एक ठेकेदार के घर भी ईडी का छापा चल रहा है। यहां एक बड़े ठेकेदार के घर ईडी की टीम पहुंची हुई है और सुबह 6 बजे से ही लगातार छापे की कार्रवाई की जा रही है। छापे में ईडी कंप्यूटर सहित बाकी दस्तावेजों की भी जांच में जुटी है। तो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। अलग अलग कई ठिकाने जहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। 6 से ज्यादा ठिकाने जयपुर में, बांसवाड़ा में भी ठेकेदार के घर पर कार्रवाई की जा रही है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर अब तक की सबसे बड़ी छापेमार कार्रवाई की जा रही है, जहां पर अलग अलग दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। पीएचईडी के 2 बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल है। 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो वहीं पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के घर भी ईडी की रेड लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर छापे से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और माना जा रहा है कि अब जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनका खुलासा हो सकेगा। और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए लगातार कोशिश ये की जा रही है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की ओर से कि सभी आरोपियों को बेनकाब किया जाए और उन्हें पकड़ा जा सके। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। इसी को लेकर आज बांसवाड़ा में जो एक ठेकेदार है उसके घर पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ईडी द्वारा सुबह 5 बजे 6 से 7 ईडी कर्मचारी और जो अतिरिक्त जाब्ता यहाँ से लगाकर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। साथ ही जो कंप्यूटर से ये लगातार ईडी यहाँ के दस्तावेज चेक कर रही है और जो कितना घोटाला हुआ, क्या है क्या, वो ईडी कार्रवाई करने के बाद ही पता चलेगा। लगातार ईडी कार्रवाई करती रह रही है और साथ ही घर पर जो किसी प्रकार का कोई आ रहा है उस पर भी लगातार जांच की जा रही है और किसी को घर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। देखा जाए तो जो घर के कर्मचारी हैं उनको भी अंदर नहीं जाने दे रहे और साथ ही दूध वाला हो या अन्य कोई हो उसको भी अंदर जाने दे रहे। लगातार पुलिस वाले भी अंदर मौजूद हैं और ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान, बांसवाड़ा। तो वहीं जयपुर ग्रामीण के चौमू कस्बे में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। लक्ष्मी विहार कॉलोनी में एक मकान में ईडी की रेड चल रही है और बताया जा रहा है कि यह मकान पीएचईडी के एक ठेकेदार का है, जहां ईडी की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है। तो कार्रवाई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस को भी बाहर तैनात किया गया है, जिससे कि कार्रवाई में कोई बाधा न उत्पन्न होने सके। साथ ही साथ ईडी की टीम अंदर मौजूद है इस घर के अंदर, जहां पर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण का ये इलाका चौमू कस्बे में बताया जा रहा है और ईडी की टीम यहां पर पहुंची है। लक्ष्मी विहार कॉलोनी में एक मकान में ईडी की रेड चल रही है और बताया जा रहा है कि यह मकान पीएचईडी के एक ठेकेदार का है, जहां पर
जांच की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए विधानसभा में आज विधायकों की ट्रेनिंग हो रही है। इसमें सभी विधायकों को बुलाया गया है। सुबह से लेकर शाम तक विधायकों को अलग अलग सत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना संबोधन दिया। उद्घाटन सत्र के बाद विधानसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन, नियमों और सदन में आचरण को लेकर सेशन चल रहा है। वहीं शाम को समापन सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपना अनुभव साझा करेंगे। तो दोनों सदनों के स्पीकर भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो नए विधायक चुने गए हैं इस बार विधानसभा के चुनाव में, उन्हें खास तौर पर यहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे कि वो समझ सके कि आखिर सदन की कार्यवाही कैसे चलती है, कौन कौन से नियम कायदे होते हैं जिनकी पालना करना जरूरी होता है और कैसे वो अपनी बातों को सदन में रख सकते हैं। इसी को लेकर एक खास सेशन यानी कि विधायकों के पाठशाला का आयोजन किया गया है। बड़ा ही खास पहल जिससे कि जब सदन की कार्यवाही चले तो अच्छे तरीके से चल सके और जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो प्रदेश के विकास के लिए फैसले किए जाने हैं, वो बेहतर तरीके से हो सके। दो अलग अलग तस्वीरें इस पाठशाला से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जिन्होंने उद्घाटन सत्र की शुरुआत की। उद्घाटन के बाद अब इस सत्र को चलाया जा रहा है जहां पर विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान इस विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलनों में सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व रहा है। विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षण और संवर्धन का माध्यम है। भारत में पंच परमेश्वर की मान्यता प्राचीन काल से रही है और आज के पंच परमेश्वर आप और हम हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमें राजस्थान की देवतुल्य जनता की सेवा के दायित्वों का निर्वहन संपूर्ण निष्ठा के साथ करें, यह हमारा सबका प्रयास है। इसके जरिए हमें लोकतांत्रिक ढांचे में विधानमंडलों की संवैधानिक भूमिका और स्थिति की बेहतर समझ विकसित करने का मौका मिलेगा। विधानमंडल हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के पावन स्थल है। ये महान संस्थाएं हमारे विभिन्न हितों के बीच सामंजस्य और समन्वय स्थापित करती है। हमने बीते वर्षों में संसदीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाएं भी विकसित की है। संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं के तहत कोई भी सदस्य लोक महत्व के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकता है। राजस्थान प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा है। सांस्कृतिक दृष्टि से हम अव्वल दर्जे के हैं। उस प्रांत का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यह सौभाग्य जिस तरीके से मिला है माननीय भजन लाल जी को, तो अपने सबको एक संकेत मिलता है कि भारत बदल गया है और अब सब कुछ मुमकिन है। कम समय में माननीय भजन लाल जी ने लोकप्रियता हासिल की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, कम समय में हासिल की हुई लोकप्रियता को बढ़ाना और बचाना दोनों आपके ऊपर एक चुनौती है और मुझे कोई शंका नहीं है ये खरे उतरेंगे। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। बूंदी से बड़ी खबर है। करवर थाने के नोहर गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाड़े के विवाद में चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर भाई की हत्या कर दी। करवर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बड़ी सूचना मिल रही है जहां पर चचेरे भाई की हत्या की गई है। सहयोगी चैन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके। चैन, क्या था पूरा मामला? जैसा कि ये जो करवर थाना क्षेत्र के नोहर गांव की घटना है, यहाँ पे बाड़े के विवाद को लेकर के दो चचेरे भाइयों में विवाद हो गया, जिसके चलते चचेरे भाई ने जो बड़े भाई छोटूलाल गुजर के कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी है। जिसके संबंध में जो करवर थाना पुलिस को सूचना लगने के बाद में करवर थाना पुलिस मौके पे पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए इंद्रगढ़ सीएचसी मोर्चरी में रखवा दिया गया है और घटना के बाद जो आरोपी भाई था चचेरा भाई वो फरार हो गया है।
जी बिल्कुल, अब देखना है कि कब तक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका चयन तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और तस्करों के बीच फायरिंग की सूचना है। दबिश देने गई पुलिस पर तस्करों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। तस्करों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने तक की कोशिश की। कार्रवाई के दौरान मौके से 3 तस्कर फरार हो गए। गांव के मकान से डोडा चूरा लोड कर तस्कर ले जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने फायरिंग शुरू की। पुलिस ने मौके से 14 से ज्यादा डोडा चूरा जब्त कर लिया है और पुलिस ने एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। तो चित्तौड़गढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ तस्कर यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसे लेकर कार्रवाई की गई। सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, बड़ी कार्रवाई, क्या तस्कर भी पकड़े गए हैं या वो फरार हो गए? ये देखिए, इस पूरी कार्रवाई में ये जो है मुखबिर के सूचना पर जब पुलिस जो है बदेसर पुलिस जाब्ते के साथ जब कथुंडा गांव में जहां पर मकान बना हुआ है तस्कर का, वहां पर डोडा चूरा भरने की लोड करने की रवायत की जा रही थी तस्करों द्वारा। उसी दौरान जब पुलिस गाड़ी चलाने के साथ ही पुलिस पर फायर भी किए और जवाब में पुलिस ने 2 फायर किए हैं और जो 3 तस्कर मौके से थे वो तीनों ही तस्कर मौके से भाग चुके हैं, जिनको लेकर पुलिस के जाब्ता है वो तलाशी में लगा हुआ है। फिलहाल किसी भी तस्कर का पुलिस के पकड़ से नहीं आना ये सामने आया है, लेकिन तीनों को जरूर कर लिया गया है। जी, जरूरी है पीयूष कि इन तस्करों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका। और अब खबर बिजली संकट को लेकर। राजस्थान के पावर प्लांट्स में कोयला संकट गहरा गया है। प्रदेश में 10 थर्मल प्लांट में से सिर्फ 1 दिन का कोयला स्टॉक ही बचा है। वहीं बाकी 13 यूनिट में भी 2 से लेकर 4 दिन तक का ही स्टॉक बचा है। इसे लेकर उत्पादन विभाग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फीडबैक दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय कोयला मंत्री और छत्तीसगढ़ के सीएम को पत्र भेजा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोयला माइंस में खनन रुकने की वजह से कोयला संकट गहरा गया है। तो ये संकट प्रदेश में भारी पड़ सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब मात्र 1 दिन का ही स्टॉक बचा है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सीएम को जो पत्र लिखा है उस पर क्या कार्रवाई की जाती है और कब तक कोयले की आपूर्ति की जाती है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 34 साल पुराना संकल्प 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। अब शिक्षा मंत्री माला पहनते नजर आएंगे। क्या है मदन दिलावर का वो संकल्प, इस रिपोर्ट में देखिए। मदन दिलावर का संकल्प पूरा। 34 साल बाद शिक्षा मंत्री पहनेंगे माला। – 1990 का संकल्प 22 जनवरी को पूरा। भजनलाल सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 34 साल पुराना संकल्प पूरा हो गया है। 1990 में मदन दिलावर ने संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वो माला नहीं पहनेंगे। उनका ये संकल्प 22 जनवरी को पूरा होने वाला है। देश भर से जन सैलाब कार सेवा के लिए उमड़ रहा था और ऐसे समय में मैंने ये संकल्प लिया कि जब तक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता और भगवान राम उसमें नहीं विराज जाते, जब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। और आज तक वो मेरा संकल्प जारी है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे जीते जी में भगवान राम का मंदिर बनता हुआ भी देख रहा हूं और उस भव्य मंदिर में भगवान राम विराजेंगे ये भी मैं देखूंगा। तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा, यानी अब 22 जनवरी को माला पहनूंगा। 6 बार के विधायक और तीसरी बार मंत्री बने मदन दिलावर के लिए माला नहीं पहनने का संकल्प आसान नहीं था। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों के बीच जाने पर स्वागत के दौरान कई बार माला लेकर अधिकारी और समर्थक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वो माला पहनने से पहले उन्हें रोक देते थे। तब उनसे माला नहीं पहनने का कारण पूछा जाता था, तब वो अपने संकल्प के बारे में लोगों को बताते थे।
कई लोग जिद करते हैं हम तो माला पहनाएंगे ही। हमको बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है कि मैं माला नहीं पहनता हूं भाई, नहीं पहनता हूं। पर कभी कभी साल 6 महीने में तो एक बार कोई जबरदस्ती डालता तो तुरंत हटाना पड़ता उसको। परंतु मैंने आज तक मेरे मन से कभी भी इन 34 सालों में माला नहीं पहनी है। 34 साल की राजनीतिक सफर में जनता जनार्दन से माला पहनने के लिए मना करना बड़ा चुनौती भरा होता है। लेकिन अब कुछ ही दिन की बात है जब मंत्री मदन दिलावर माला पहने हुए नजर आएंगे। 30 साल का लंबा इंतजार और संकल्प पूरा हो रहा है मदन दिलावर का, जो कि अपने आप में खास था कि जब तक रामलला विराजमान नहीं होंगे, मंदिर का भव्य उद्घाटन नहीं होगा, मैं माला नहीं पहनूंगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बजरी के अवैध खनन पर रोक के बावजूद डूंगरपुर जिले में अवैध बजरी खनन का कारोबार धड़ल्लेस चल रहा है। बजरी माफिया सोम कमला, अंबा बांध और मोरन नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। बजरी माफिया रोजाना हजारों टन बजरी का अवैध खनन कर चांदी काट रहे हैं। वहीं पुलिस, खनन और राजस्व विभाग आंखें मूंदे बैठा है। दोवड़ा थाना क्षेत्र के इंदौड़ा, देवला, रघुनाथपुरा, करेलिया, पारड़ा, सकानी तथा आसपुर थाना क्षेत्र के करवा खास, रामा और सोम कमला बांध के नीचे बजरी माफियाओं ने पॉइंट बना रखे हैं। इधर बांध पेटे से अवैध बजरी खनन के कारण बांध की सुरक्षा भी खतरे में है। अवैध बजरी खनन को लेकर जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया कि जब जब अवैध खनन की सूचना मिलती है तब टीम भेजकर कार्रवाई की जाती है। वहीं अधिकारियों ने यह भी कहा कि आने वाले समय में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। तो वहीं अवैध खनन के खिलाफ भजनलाल सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि 12 जनवरी से शुरू इस अभियान के तहत अवैध खनन के 6 मामले सामने आए हैं और अवैध परिवहन के 24, अवैध भंडारण के 37 मामलों में कार्रवाई की गई। साथ ही 8 में FIR दर्ज की गई है। 12 से 15 जनवरी तक 2650 टन बजरी, 7 टन अब्रेसिव गार्नेट और 10 टन मिक्स्ड गार्नेट जब्त किया गया। इसके अलावा कुल 20 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 ट्रेलर, 1 डंपर, 1 लोडर, 5 सेपरेटर, 1 जुगाड़ क्रेनी और 1 JCB को भी जब्त किया गया। उनका कहना है कि हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और 31 जनवरी तक लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। माइनिंग के संबंध में जो राज्य स्तरीय कैंपेन शुरू हुआ है वो आज से 15 तारीख से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगा और इसी कैंपेन के दिशा निर्देश हमें 3 दिन पहले ही प्राप्त हो गए थे और उसको ध्यान में रखते हुए हमने 3 दिन पहले से कार्रवाई शुरू कर दी थी और अब तक पिछले 3 दिन में हमने कुल 37 प्रकरण बना दिए, जिसमें 8 FIRs है और करीबन 2650 टन बजरी हमने अब तक जब्त कर ली है। उधर खेतड़ी में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन, पुलिस, खनिज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 डंपर, JCB मशीन सहित बजरी को जब्त करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उपखंड अधिकारी जय सिंह चौधरी ने बताया कि प्रशासन, खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने खेतड़ी के बसई नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध बजरी खनन करते हुए पाए जाने पर एक बजरी फिल्टर प्लांट से 2 आरोपियों